स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग, अगला एमसीक्यू भाग। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा और सभी को पसंद भी आया होगा। तो जैसा कि मैं आप सभी से बार बार यह कहता हूँ वीडियो के शुरू होने से पहले कि यह जो वीडियो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये वीडियो ऐसा है, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक तरीके का वीडियो मिलेगा कि जैसे इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएसआई के लिए, पेट के लिए, आरओ के लिए। देखो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, कि इसके लिए भी पढ़ो। ये ओवरऑल कंप्लीट वीडियो है, आपको हर एग्ज़ाम में छोटे से बड़े जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक मिनट। सवाल नंबर 1 है कि एक मिनट, हाँ, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से। बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। 3 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 4 है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि राज्य का प्रधान है। जैसे कि हमारे देश का वो मुख्य, मतलब कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक। और प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आपको प्रथम नागरिक मतलब इस उसको कहा जाता है जो देश का राष्ट्रपति होता है। अब जैसे इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगर कोई पूछे कि आपके देश यानी कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय हैं, ठीक है। 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। बहुत ही अच्छा सवाल और आसान भी कह सकते हैं। ए होगा राष्ट्रपति। यहाँ पर तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और थल सेना होता है, वायुसेना होता है और कौन होता है, जल सेना, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू जी। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। 9 है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। 9 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, वन मिनट, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। एक मिनट चाहिए। इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया नहीं के बारे में, तो सवाल को ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। डी है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है। 11 है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगर भाई किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए भारत का, तो उसकी आयु कम से कम क्या होनी चाहिए। 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 35 वर्ष वो होना ही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। इसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ क्या कहा गया, अधिकतम आयु, ठीक है। अभी हमने क्या जाना, न्यूनतम यानी कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ था 35। अब यहाँ पूछा गया है अधिकतम आयु, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अधिकतम आयु क्या होना जायज़ है, क्या होता होगा। तो आपको लगाना है डी, यानी कि कोई सीमा नहीं। अब भाई कोई 60 भी बनेगा, 65 भी बना है, 70 80 पर, देखो ये पॉलिटिक्स में कोई आयु सीमा नहीं होती, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न नंबर है 13। इसमें कहा गया एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, यानी कि कोई सीमा नहीं। भाई एक बार भी बन जाओ, 2 बार भी बन जाओ, 3 बार भी, 4 बार भी, भारत में कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो वहाँ पर 2 बार से ज़्यादा एक इंसान नहीं बन सकता। इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 14 है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जिस तरीके से हम सांसद का जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में जब देश में MP MLA इन सब का जब चुनाव होता है, तो आप लोग खुद जाकर वोट डालते हैं ना, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ऐसे पूछ सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 16 है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। 16 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों
की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 50-50। सवाल को फिर से ध्यान से आप लोग सुनिए क्या कहा गया है। यहाँ पे बात किया जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कितना है? 50 प्रस्तावक एवं 50 मतलब 50 अनुमोदकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल। सही उत्तर होगा डी, यानी कि कोई लाभ पद ग्रहण किए हुए हो। देखिए, जब आप राष्ट्रपति बने, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान राष्ट्रपति बन रहा है, तो वो किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 19 का क्या होगा? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 19 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है। सवाल नंबर 20 है, एक मिनट। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। 20 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। 21 है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सी होगा उच्चतम न्यायालय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय इसलिए है, आप खुद दिमाग लगाइए। मान लीजिए आपको उत्तर नहीं भी आता है, तो खुद सोचिए कि राष्ट्रपति जैसे बड़े पद को कोई बड़ा इंसान ही हैंडल कर सकता है ना, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों पर दिमाग लगा के ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हैं जब एग्जाम में हो आप। प्रश्न नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है। 23 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 71 अनुच्छेद। 24 है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2 सप्ताह। 25 आइए देखते हैं। 25 में है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? काफ़ी आसान सवाल है, बी होगा 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 26 है, एक मिनट, हाँ। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 56। एक मिनट रुकिए, अनुच्छेद 56। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों पर जरूर ध्यान दीजिए। 28 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ठीक है। यहाँ पर नहीं कहा गया तो ये तो भाई होगा ही होगा, क्योंकि वो आता है, उच्चतम न्यायालय के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या गया है? नहीं आता। तो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा सवाल। 29 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? 29 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संसद द्वारा। उसको कहते हैं महाभियोग। ठीक, इंग्लिश में इम्पीचमेंट। 30 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया तो क्या है? 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग, अभी जो कि मैंने बताया आप सभी को। इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? 31 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से चाहे जो हो। प्रश्न नंबर 32 है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? 32 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि महाभियोग द्वारा। 33 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आधार पर लगाया जा सकता है। 33 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान को अगर सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, उस समय। प्रश्न नंबर 34 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका होगा। अब जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो अगर पूछा जाए ठीक है लगाया तो जाता है, लेकिन किस देश से हम लोग प्रभावित होकर उस चीज़ को अपनाए हैं, तो उसका उत्तर होगा अमेरिका। ठीक। प्रश्न नंबर 35 है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाभियोग लगने पर। प्रश्न नंबर 36 है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल। 36 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने। तो भाई साहब कृपया करके वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो के शुरुआत तक मत देखिए, अंत तक देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल। 37 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 14 दिन। बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया है कि
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कृपया करके फिर से देखिए। मैं तो सवाल को पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कह सकते हैं फ़र्ज़ है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी एक बार जरूर सवाल को जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। 38 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। 39 से भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो 39 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि महाभियोग द्वारा, यानी कि इम्पीचमेंट, जो मैं बोल चुका हूँ। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 40, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। प्रश्न नंबर 40 है कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? 40 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि यह कृत्य विधिमान होंगे। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ मेरा भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। जय हिंद, जय भारत।